पेपर लीक के मामले में जांच का ऐलान होते ही सीबीआई एक्शन में आ गई। महाराष्ट्र के नासिक से सीबीआई ने शुभम खैरनार को अपने कब्जे में लिया और आज शुभम को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने के साथ ही राजस्थान रवाना हो जाएगी। शुभम पर आरोप है कि उसने धनंजय से पेपर खरीदकर आगे बेचा। सीबीआई की एक टीम जयपुर में भी एसओजी के ऑफिस पहुंची और वहां अभी तक की जांच से जुड़ी जानकारी ली। एसओजी ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है, सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ की। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को एसओजी ने सीबीआई के हवाले कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि पेपर सबसे पहले सीकर में आउट हुआ। केरल में एमबीबीएस स्टूडेंट के पास से पेपर शेयर होने की कड़ी मिली। इसके बाद हरियाणा और गुरुग्राम के नेटवर्क से पेपर फैलाया गया। परीक्षा देने वाले कई छात्र और उनके परिवार भी इस पेपर लीक में संलिप्त पाए गए। राजस्थान की एसओजी पहले ही इस केस की कड़ियों को जोड़ चुकी है। एसओजी की तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक अब तक पेपर लीक के मास्टरमाइंड, मीडिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर समेत कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसओजी की जांच का दायरा राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार तक फैला है। अब सीबीआई सारी कड़ियों को जोड़ेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब 23 लाख छात्रों के सामने जो हालात पैदा हो गए हैं, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? नीट का पेपर 10 लाख में खरीदा, 15 लाख में बेचा। नासिक से लीक, राजस्थान हरियाणा से उत्तराखंड पहुंचा। गैस पेपर की आड़ में पेपर लीक का गोरख धंधा। बाईस लाख छात्र गुस्से में, लीक प्रूफ की कौन लेगा गारंटी? सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। 22,69,000 बच्चे और उनके परिजनों को कई सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन फिलहाल सरकार के पास केवल 3 जवाब हैं। 3 मई को ही नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अगली तारीख का ऐलान जल्द होगा, फीस नहीं देनी पड़ेगी। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। तो 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था, जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम से मैच कर रहे। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फ़ोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, क्योंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि हर साल पेपर लीक की ये गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। इस बार 3 मई के बाद पेपर लीक की खबर आई। एनटीए के हरकत में आने से पहले राजस्थान पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी और कुछ ही घंटों में जांच का दायरा पूरे देश में फैल गया, और अभी तक की जांच में पता चला है कि पेपर लीक की पहली डिजिटल कॉपी नासिक में तैयार की गई और उसके बाद अलग अलग राज्यों के सक्रिय सॉल्वर गैंग तक पहुंचाया गया। इस इन्फॉर्मेशन के बाद नासिक से एक आरोपी शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया गया है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS के छात्र शुभम को पेपर लीक के आरोप में पकड़ा गया है। शुभम और पुणे में रहने वाले धनंजय नाम के एक आदमी ने मिलकर ये पेपर लीक किया था। बाद में पता चला है कि धनंजय ने शुभम को ये नीट पेपर 10 लाख रुपए में बेचा था, जिसके बाद शुभम ने टेलीग्राम के जरिए ये पेपर 15 लाख रुपए में आगे बेचा। नीट के पेपर की कॉपी को गैस पेपर की आड़ में तैयार किया गया।
लीक पेपर में केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 प्रश्न मिले। आरोपियों ने पेपर को ओरिजिनल बताकर मोटी रकम में बेचा। कुछ ही घंटों में ये देश के कई राज्यों तक पहुंच गया। इस नक्शे के जरिए समझिए पेपर कहां से लीक होकर कहां पहुंचा। नासिक से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचा। वहां से पहले जयपुर, फिर सीकर और चुरू और उसके बाद देहरादून पहुंच गया। हर जगह माफिया अलग अलग भेष में सेट था। इस बार राजस्थान पुलिस बेहद चौकन्नी थी। जैसे ही पेपर लीक की भनक लगी, एसओजी फौरन एक्टिव हो गई और कई राज्यों से 18 लोगों को डिटेन कर लिया। अभी तक की जांच के मुताबिक नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजस्थान का मनीष यादव है। मनीष यादव एसओजी की गिरफ्त में है। इस मामले में मीडिएटर अविनाश लांबा और पेपर डिस्ट्रीब्यूटर राकेश मंडवारिया को भी डिटेन कर लिया गया है। इनसे पूछताछ के आधार पर सीकर के कोचिंग चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू और रामगढ़ से उस शख्स को भी डिटेन किया गया है जिसके पास सबसे पहले पेपर पहुंचा था। देहरादून से राजेश नाम के युवक को पकड़ा गया है। राजस्थान पुलिस से इनपुट मिलने के बाद नासिक पुलिस ने शुभम खैरनार को पकड़ा। राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया। नीट पेपर लीक की जांच के दौरान पुलिस को प्राइवेट माफिया नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिला है। इस ग्रुप में 400 मेंबर्स हैं। एक ग्रुप में 1 मई को पेपर का PDF अपलोड किया गया था। इस पेपर को जब खोला गया तो वही पेपर निकला जो एग्जाम में आया था। नीट के 720 नंबर के पेपर में 600 नंबर के सवाल इसी गेस्ट पेपर से आए। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल वही थे जो गेस्ट पेपर में दिए गए थे। कहीं कोई कॉमा, फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था। केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल ज्यों के त्यों आए। हम 14 घंटे रिदम में पढ़ रहे थे, सुबह शाम रिवीजन कर रहे थे, कोचिंग में कंटिन्यूस एक दिन छोड़ के हमारे एग्जाम ले रहे थे ताकि हमारी परफॉर्मेंस या फिर हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का हमारा छूटे ना। उसके बाद अब एकदम से बोल रहे हैं कि वापस पूरा पढ़ो और मतलब तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। प्लीज़ जो मतलब हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सर मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया था। एक्सपेक्टेशन थी कि 600+ आएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद फिर एकदम से ऐसा झटका लग गया। आज कंफर्म हो गया कि पेपर रद्द कर दिया गया है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। 15-15 घंटे हम लोगों ने बैठ करके पढ़ा था। कहीं भी नहीं जाते थे, सब कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। उसके बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने जितनी मेहनत करी थी उस पर हमारा पूरा पानी फिर गया है। सीबीआई ने नासिक से शुभम खैरनार को अपने कब्जे में ले लिया है। अब उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि लीक से जुड़े सारे साजिशकर्ता सामने आ सके। लेकिन बच्चों की तैयारी करवाने वाले शिक्षक सीबीआई की जांच से खुश नहीं है। के लिए ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का MBBS कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे। 22,69,000 बच्चों को एग्जाम की अगली तारीख का इंतजार है। लेकिन उस एनटीए पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जिसे सुरक्षित परीक्षा करवाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो पेपर लीक की मिसाल बन गया। जैसे ही नीट एग्जाम रद्द होने का ऐलान हुआ, वैसे ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 22 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत को भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। दिल्ली में NSUI ने NTA के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की बात तो एग्जाम होने से पहले ही पता लग गई थी, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश करती रही। सचिन पायलट ने कहा कि सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। इस केस की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और NTA के अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।
सरकार का ध्यान केंद्रित रहता है कि कैसे चुनाव जीता जाए, विपक्ष के लोगों को उनका चरित्र हनन किया जाए और सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीआई के पास समय कहाँ है? सीबीआई को तो विपक्ष को आरोपी बनाना है, छापे डालने हैं, बदनाम करना है। तो इसकी जांच जो आप कह रही हैं, इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, 22-23 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी जांच एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और समय सीमा बांधी जानी चाहिए। और सरकार को अगर इसकी चिंता होती और अगर कोई सरकार मन बना ले कि मुझे इसको रोकना है, तो सवाल नहीं कि वो बार बार लीक हो। अगर ये लगातार नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है तो या तो सरकार को इंटरेस्ट नहीं है या उनको परवाह नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको खड़े होकर बोलना चाहिए कि भाई हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप कब तक, अब 2-4 लोगों को आप अरेस्ट कर लीजिएगा, छोटा मोटा केस चलेगा, लेकिन जो सरगना हैं, जो पूरे माफिया को चलाते हैं, उनके हाथ बहुत ऊपर तक पहुँचते हैं, उन लोगों को कब पकड़ेंगे, ये सवाल है। सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है। जब सीबीआई की जांच हो गई तुरंत परीक्षा रद्द हो गई। विपक्ष ने तो, गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। वो खुद साफ सुथरे नहीं है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पेपर लीक कराए, लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं। आज से सोना और चांदी खरीदना और महंगा हो जाएगा। सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर अब 15% हो गई। सोने चांदी पर आज से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। सोना और चांदी खरीदने से बचने की सलाह दी गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि इससे जो है वो फॉरेन रिजर्व का खर्च होता है। और अब सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इंपोर्ट ड्यूटी को 10% बढ़ा दिया है और अब तक जो इंपोर्ट ड्यूटी 6% थी वो अब बढ़ करके 15% हो गई है। और ये दरें, नई दरें जो है वो आज से ही लागू हो जाएंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सोना और चांदी खरीदना आज से और महंगा हो जाएगा। पहले ही सोना जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास चल रहा था, अब इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़ा करके 15% कर दी गई है। मतलब करीब 10% का इजाफा इंपोर्ट ड्यूटी पर हुआ है और इस वजह से सोना आम आदमी के लिए ख़रीदना अब और महंगा हो जाएगा। और जो लोग सोना इंपोर्ट करते थे उनके लिए सोना इंपोर्ट करना भी पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा और ये दरें आज से ही लागू हो जाएंगी। सोना हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में एक लोगों की परंपरा से, लोगों के घरों से इसका बड़ा करीब का रिश्ता रहा है। शादियों में और दूसरे त्योहारों में सोने के जेवरात, सोने की चीज़ें ख़रीदने का बड़ा चलन रहा है और इसी वजह से सोना जितना सरकार के पास है उसी के मुकाबले माना जाता है कि देश भर में लोगों के घरों में भी अच्छा खासा सोना है। और ये परंपरा हर साल हम देखते हैं कि सोना लोग ख़रीदते हैं और काफ़ी सोने की ख़रीदारी होती है और बड़े पैमाने पर सोना हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि सोने की जो कुल खपत है देश में उसमें से कुछ ही फीसद जो है वो हमारे यहाँ सोना जो है अलग अलग खदानों से निकल पाता होगा, लेकिन ज़्यादातर सोना हम इंपोर्ट करते हैं। और अब इंपोर्ट ड्यूटी जो है सरकार ने 10% करीब बढ़ा दी है, मतलब, और ये आज से नई दरें लागू हो जाएंगी। तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा में बहुमत हासिल करने जा रही है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। सीएम चंद्रशेखरन जोसेफ विजय ने शपथ से पहले गवर्नर को 120 विधायकों के समर्थन वाली लिस्ट सौंपी है। इस बीच खबर यह आ रही है कि एआईएडीएमके का एक बड़ा धड़ा विधानसभा में टीवीके के समर्थन में वोटिंग कर सकता है। एआईएडीएमके के नेता सीवी षणमुगम ने ऐलान किया है कि एआईएडीएमके के 47 में से 30 विधायक उनके साथ हैं और उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। विश्वास मत हासिल करने जा रहे हैं। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है।
विजय ने शपथ से पहले गवर्नर को 120 विधायकों के समर्थन वाली लिस्ट सौंपी थी, जिसमें उनकी पार्टी टीवीए के 107, कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीएम के 2-2, इसके अलावा वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 विधायक शामिल हैं। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, लेकिन विश्वास मत के दौरान उसकी 107 सीटें ही काउंट होंगी, क्योंकि विजय ने खुद 2 जगह से चुनाव जीता है, लिहाजा 1 सीट उनको छोड़नी होगी। विजय को विश्वास मत से पहले एआईएडीएमके के एक धड़े ने खुशखबरी दी है। एआईएडीएमके के 30 विधायकों ने विजय की सरकार को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। हालांकि एआईएडीएमके चीफ और पूर्व सीएम पलानीसामी टीवीके को समर्थन देने के खिलाफ है, लेकिन उनकी पार्टी के सीनियर नेता सीवी षणमुगम विजय को समर्थन देने पर अड़े हैं। टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर एआईएडीएमके टूट के कगार पर पहुंच गई है। दरअसल एआईएडीएमके के बागी नेताओं का तर्क है कि वो जनादेश के खिलाफ नहीं जाएंगे। विधायकों के मुताबिक तमिलनाडु की जनता ने बदलाव और विजय को चुना है, इसलिए वो टीवीके सरकार का साथ देंगे। सीएम विजय ने मंगलवार को एआईएडीएमके के बागी नेता सीवी षणमुगम और एसपी वेलुमणि से मुलाकात की। इन दोनों नेताओं ने विजय को भरोसा दिया कि कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान वो टीवीके सरकार को सपोर्ट करेंगे। सीवी षणमुगम ने ऐलान किया है कि एआईएडीएमके के 47 में से 30 विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया है। षणमुगम ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। सीएम विजय ने एआईएडीएमके के नेताओं के अलावा समर्थन देने वाली पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात की। सबसे पहले वो कांग्रेस के स्टेट हेडक्वार्टर गए और सरकार को समर्थन देने के लिए कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और वीसी के ऑफिस गए। Proceeded nicely. Yeah, we discussed tomorrow vote of confidence. Our 5 MLA are going to vote for him. TVK. विश्वास मत हासिल करने से पहले विजय पूरे एक्शन में है। विजय ने 200 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया है। महिला सुरक्षा पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की गई है। ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया गया है। और विजय ने तमिलनाडु में धार्मिक स्थलों के आसपास की शराब की दुकानें बंद करने का फैसला किया है। सीएम विजय के इस फैसले से तमिलनाडु में 717 शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। तमिलनाडु में धार्मिक स्थानों के आसपास 276, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के आसपास 255 और स्कूल कॉलेजों के पास 186 शराब की दुकानें बंद होंगी। दरअसल इन जगहों के 500 मीटर के दायरे में जो भी शराब की दुकानें हैं वो 2 हफ्तों के भीतर बंद हो जाएंगी। मतलब ये कि सीएम विजय फिल्मी विजय की तरह एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और अब आज उम्मीद है कि वो फ्लोर टेस्ट में भी अव्वल नंबर से पास हो जाएंगे। कांग्रेस आज केरलम के नए सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है। मंगलवार को दिन भर इस पर मंथन हुआ। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर राहुल गांधी ने केरल के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों के साथ सीएम के नाम पर चर्चा की। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के मुरलीधरन ने दावा किया कि 24 घंटे के अंदर नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केरल के नेताओं के साथ बैठक की। सीएम की दौड़ में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे वीडी सतीशन और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला के नाम शामिल हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल का पलड़ा भारी है। केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को 140 में से 102 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन की प्रक्रिया पर ऐतराज जताते हुए अपना डिसेंट नोट सौंप दिया है। नए सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन के लिए मंगलवार को पीएम आवास पर मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सिलेक्शन के लिए जिन 69 उम्मीदवारों की लिस्ट दी गई उनकी डिटेल उपलब्ध नहीं करवाई गई। राहुल ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना दिया गया है। वो इस पक्षपातपूर्ण काम में शामिल होकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में अपनी असहमति जताई। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और राहुल गांधी शामिल हुए थे। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इस मीटिंग से निकलने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी असहमति जाहिर की। सीबीआई के नए डायरेक्टर के लिए करीब 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई को खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने उन्हें 2025 में 1 साल का एक्सटेंशन दिया था।
सीबीआई डायरेक्टर बनने की दौड़ में हरियाणा कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वो हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं और फिलहाल इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के डायरेक्टर। और अब बात यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर की, जहां गाजियाबाद से लेकर इटावा और मैनपुरी तक पुलिस फुल एक्शन में है। बदमाशों की धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में गाजियाबाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश मारे गए। मारे गए बदमाशों ने बीती 6 मई को कैश वैन से 27 लाख रुपए लूट लिए थे, जिनकी तलाश पिछले काफी वक्त से पुलिस की टीमें कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनके पास से करीब 8 लाख रुपए बरामद कर लिए गए थे। 4 और वांटेड 1 लाख रुपए का उन पर इनाम था। जहां थाना वेव सिटी में मुखबिर की खबर के बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। इनके पास से लूटे गए करीब 9 लाख रुपए, पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ। वहीं और फरार बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। दिनांक 6 तारीख को एक एटीएम कैश वैन के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें कल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल भेजा गया था, जिनके पास से करीब 8 लाख रुपए बरामद हुए थे और 4 अभियुक्तों को वांछित करके उनके ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना वेव सिटी क्षेत्र के अंतर्गत वो देखे गए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने वहाँ पे घेराबंदी की थी और बैरियर लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही थी, कॉम्बिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वो बदमाश पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी उन पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनके नाम जुबैर और समीर हैं। तत्काल उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां से उसको हायर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इनके पास से जो लूटे हुए एटीएम वैन से जो कैश था वो बरामद हुआ है, लगभग 9 लाख रुपए। पिस्टल बरामद हुई है, तमंचे बरामद हुए हैं और खोखा कारतूस बरामद हुआ है और एक गाड़ी भी बरामद हुई है। ये कुल 4 अभियुक्त थे, जिसमें से 2 लोगों को गोली लगी और 2 लोग पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे हैं। इसमें हमारे 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया है इलाज के लिए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और ये पूरा घटनाक्रम थाना वेव सिटी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। इटावा में भी पुलिस का एक्शन देखा गया, जहां जसवंत नगर पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। भागने की कोशिश की, हालांकि जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, जिसके बाद पुलिस को एक तमंचा, जिंदा कारतूस मिला। पुलिस के मुताबिक बदमाश पर 11 मामले दर्ज हुए। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा ग्राम कुरसेना के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जिस पर एक व्यक्ति सवार था, उसे रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और तेज रफ्तार में अपनी बाइक को आगे ले गया। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया। तेज रफ्तार में बाइक होने के कारण उसकी बाइक स्लिप हो गई। उसी दौरान पुलिस से खुद को गिरता देख उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें वह व्यक्ति घायल हुआ है। घायल व्यक्ति की पहचान अकेला पुत्र अरविंद उर्फ करिया निवासी कोटी कैस थाना जसवंत नगर के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। घायल व्यक्ति के ऊपर लगभग 11 अभियोग पंजीकृत हैं और वर्तमान में अकेला थाना जसवंत नगर में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 88/26 में वांछित अभियुक्त है। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा मौके से एक तमंचा 315 बोर, जिसमें एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद और इटावा के अलावा मैनपुरी में भी पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने जब बाइक सवार संदिग्धों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि पुलिस ने दूसरे को पकड़ लिया और इनके पास से बाइक, असलहा और कारतूस बरामद हुए। विगत दिनों में यहाँ थाना बिछवा में एक स्नैचिंग की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में एसओ बिछवा एवं सीओ भोगांव द्वारा एसपी मैनपुरी सर के निर्देशन में जो चीज़ें बताई गई उसमें लगते हुए सीसीटीवी सर्विलेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस और यक्षैप के माध्यम से अभियुक्तों को ट्रेस करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा सक्सेसफुली अभियुक्तों की पहचान एवं ट्रेसिंग कर ली गई। ट्रेस करने के बाद थाना कोतवाली एवं थाना कुरावली में भी इसी प्रकार से अपाचे का इस्तेमाल करके स्नैचिंग की घटना हुई थी और छानबीन करने पर तीनों घटनाएं सेम अभियुक्तों द्वारा कारित किया जाना पाया गया। इसी क्रम में इन अभियुक्तों को ट्रेस करने के बाद इनकी अरेस्टिंग के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज एसओ बिछवा को जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर
कि ये बिलों के आसपास से निकलेंगे। इनके द्वारा पुलिस पार्टी के साथ चेकिंग का अभियान यहाँ चलाया गया। चेकिंग के दौरान सफ़ेद अपाचे को आते हुए देखकर पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम तो उपरोक्त अपाची से 2 लोग जो सवार थे उनके द्वारा ग्राम नाका की तरफ भागने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वो अपने आप को भागता हुआ पाने में सफल नहीं पा रहे थे तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उनको भागने का जो प्रयास कर रहा था उसको भी पुलिस पार्टी द्वारा भागकर पकड़ लिया गया। बाइक से ये घटना कारित करते थे अपाचे, वो रिकवर हुई है। जिस असलहे से पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया वो असलहा रिकवर हुआ है। रविंद्र से 1 जिंदा कारतूस, महेश से 2 जिंदा कारतूस रिकवर हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो चेन स्नैचिंग की गई थी वो चेन रिकवर हुई है और इनसे कुछ कैश रिकवर हुआ है। घटना वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बार फिर हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को लेकर विवाद हुआ। यह मामला गोविंदपुरा थाना इलाके के गौतम नगर में एक होटल का, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू युवती और एक मुस्लिम युवक को होटल के कमरे में पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और युवक के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो सामने आया तो मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु पहुंचे और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि पुलिस ने सभी लोगों को समझाया और बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। तो भोपाल में एक हिंदू युवती एक मुस्लिम युवक के साथ थी एक होटल में, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उसे पकड़ करके उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच अब सीबीआई कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में सीबीआई को 1 करोड़ की सुपारी किलिंग का शक है। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक खास जांच दल का गठन किया जाएगा। राज्य पुलिस अब एजेंसी को केस की डायरी सौंपेगी। दूसरी तरफ सीबीआई की एक टीम ने मध्य ग्राम पुलिस स्टेशन के घटनास्थल का मुआयना किया। आज सीबीआई तीनों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है और हिरासत में लेकर घटनास्थल पर भी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए उन्हें ले जा सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच आज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिनों के चीन के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां द्विपक्षीय बैठक होगी, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति के बीच ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। हालांकि चीन यात्रा से पहले ट्रंप ने संकेत दिया कि उन्हें इस मामले में किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से ईरान से निपट लेंगे और जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बड़ा दावा किया। दावे के मुताबिक ईरान युद्ध पर अब तक करीब $29 अरब खर्च हो चुका है। ऐसे में युद्ध की बढ़ती लागत ने अमेरिकी संसद में ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि जल्द ही अमेरिका का स्वर्णिम दौर आने वाला, क्योंकि अब युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी, जिसके बाद शेयर बाजार में उछाल आएगा और महंगाई काफी नीचे आ जाएगी। क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा अटैक करने वाला है? क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है मिडिल ईस्ट में सीज फायर? और क्या अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर वॉर होने वाली है? ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। धमकियों का दौर तेज हो गया है और वो भी छोटी मोटी धमकी नहीं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे को एटम बम की धमकी दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर हैं, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
इनमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मिडिल ईस्ट में जारी तनाव। हालांकि चीन दौरे से पहले ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि वो एक अच्छा समझौता कर रहे हैं जो ईरान के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। Well, we're going to see what happens. We're only making a good deal. We have their military's gone; it's wiped out, and we're only going to make a good deal. And we'll see what happens. But I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. ईरान संकट के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा काफी अहम है। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार, टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, दुर्लभ खनिजों और अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर बातचीत होगी। लेकिन दुनिया की नजर ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति की चर्चा पर रहेगी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ये यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सी बातों पर चर्चा होगी। Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. दुनिया उम्मीद कर रही है कि ट्रंप की इस यात्रा से सबको कोई अच्छा मैसेज मिले और सीज फायर जारी रहे, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान को धमकी दे रहा है और अब ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल उस पर दोबारा हमला करेंगे तो ईरान एटम बम का जवाब एटम बम से देगा, 90% यूरेनियम एनरिच्ड कर देगा। दरअसल जिस प्रस्ताव पर ट्रंप भड़के हुए हैं, उस प्रस्ताव को ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थतों के जरिए अमेरिका को भेजा था। इनमें ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मांगा है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संप्रभुता की मान्यता देने की बात कही है, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना है, भविष्य में हमले ना करने की गारंटी देना है, अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और ईरानी तेल बिक्री पर लगी रोक खत्म करना। तो इसके जवाब में अमेरिका का प्रस्ताव था कि पहले युद्ध सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो। ईरान को साफ तौर पर बताना होगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को कूड़ा बता दिया। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या अब इस मामले में चीन मध्यस्थता करेगा, तो ट्रंप ने सीधा कहा कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वो खुद निपट लेंगे। You think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. It's going to be a positive. We're going to have a very good meeting. I spoke with President Xi. We both look forward to the meeting. It's going to be great. ट्रंप की इस यात्रा को अमेरिकी चीन संबंधों में तनाव कम करने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि ट्रंप की यात्रा से क्या युद्ध पर कोई असर पड़ेगा। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। दत्तात्रेय ने कहा कि पुलवामा जैसी घटनाएं होने पर पाकिस्तान को पूरी ताकत से जवाब देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं करने चाहिए। होसबोले ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे को वीजा भी देना चाहिए, खेलकूद और कारोबार भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध पुराने हैं और दोनों एक ही राष्ट्र रहे। If the Pakistani the pinpricks it's trying to give, like in Pulwama, etc., we have to answer wholesomely according to the situation, because the security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given. So that we should not stop it. But because there should be a window for always for a dialogue. दत्तात्रेय होसबोले ने सनातन पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन खत्म करने की बात पर दत्तात्रेय ने कहा कि सनातन शाश्वत है, इसे खत्म करने का बयान दे देने से ये गायब नहीं होने वाला।
it's his opinion, and people have answered it in the elections. So, but one thing, see, Sanatana will not go because somebody says. Ultimately, what is Sanatana? See, because I feel there should not be light, or I feel there should not be shadows, it won't go. Sanatana is the spirit and soul of this nation. Sanatana is not a religious practice. Sanatana is a value, a worldview. Eternity is Sanatana. That it is like a tree, a banyan tree is there. Even after 100 years or 200 years, the banyan tree stands there. So whether banyan tree is old, yes, you say it's old because its trunk is old, its roots are deeper, and its roots are strong and deeper. But it's every season, it's having new leaves, new flowers. So it lives. So as long as it gets the new flowers and new leaves sprouting, so that tree is fresh, ever fresh. So Sanatana is that. That is the Nitya Nutana and Chirat Puratana. That is, it is ever fresh and always ancient. So it is a fantastic combination. That is what our civilization is. ईरान और अमेरिका में बढ़ती टेंशन और सीज फायर के टूटने की आशंकाओं के बीच एनर्जी क्राइसिस को लेकर पीएम मोदी ने देश की जनता को अलर्ट किया। फ्यूल खर्चों में कटौती, गोल्ड खरीदने को लेकर यूपी के सीएम योगी समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने मंत्रियों और अधिकारियों को तेल की खपत कम करने और गाड़ियों को सीमित इस्तेमाल के लिए कहा है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों के काफिले में की गाड़ियों में कटौती की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी लोगों से पीएम मोदी की अपील को मानने की सलाह दी है। एनर्जी क्राइसिस पर पीएम की अपील का बड़ा असर। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी की अपील, एक्शन में योगी, फडणवीस और मोहन। मंत्रियों के काफिले में कटौती, WFH और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर। स्कूटी पर सवार ऊर्जा मंत्री और ई रिक्शा पर सवार नेताओं की ये तस्वीरें पीएम मोदी की उस अपील का असर है जिसमें ईंधन बचाने की सलाह दी गई है। ईरान यूएस युद्ध के बाद दुनिया भर में जारी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए पीएम मोदी की चिंता और देशवासियों से अपील के बाद अब राज्य सरकारें एक्शन में आ गई हैं। शुरुआत यूपी के सीएम योगी ने की और प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। सीएम योगी ने ईंधन की खपत कम करने और सोने की खरीदारी से बचने की सलाह दी, तो एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी मंत्रियों के काफिले में कटौती का ऐलान किया। इधर एक्शन महाराष्ट्र में भी हुआ और सीएम फडणवीस ने राज्य के मुख्य सचिव को विभागों में खर्च और ईंधन बचत को लेकर विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम की 7 सलाह को मानने पर जोर दिया है। माना जा रहा है कि अगर पीएम की अपील पर अमल हुआ तो तेल की खपत कम कर क्रूड ऑयल से लेकर गोल्ड, फर्टिलाइजर और खाने के तेल तक की खरीद तक अलग अलग मद में करीब 45 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। और यही कारण है कि सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों की बैठक में सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में 50% की कटौती का निर्देश दिया है। तो प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग और सरकारी बैठकों और सेमिनार के वर्चुअली आयोजन पर जोर दिया है। सीएम योगी ने मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे आयोजित करने को कहा है। ईंधन एक ऐसी चीज है जिसका हर नागरिक, मैक्सिमम नागरिक इस्तेमाल करते हैं, चाहे बाइक वाले हो चाहे कार वाले हो। तो हम कारपूल का इस्तेमाल करें, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हम सिग्नल पे कहीं खड़े हैं, रेड लाइट पे कहीं खड़े हैं, तो हम अपने इंजन को ऑफ कर दें।
तो इस तरीके से हम अपने फ्यूल को, अपने एनर्जी को बचा सकते हैं। तो एक बहुत सकारात्मक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सकारात्मक तरीके से काम किया और निश्चित तौर पे प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा, यही हमारी डबल इंजन की सरकार की सोच है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की अपील पर अमल किया तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अपनी कारकेड में 13 की जगह 8 गाड़ियां ही रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में गाड़ियों की रैलियों पर रोक लगाई गई है। सीएम ने मंत्रीगण और नवनियुक्त निगम मंडल के पदाधिकारियों से भी पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की। सीएम मोहन यादव ने ईंधन खपत घटाने के निर्देश दिए तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री स्कूटी की सवारी करते नजर आए। वहीं निगम मंडल के पदाधिकारियों को ई रिक्शा की सवारी करते देखा गया। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आह्वान किया है और ये आह्वान सबके लिए है। हम सब लोग इस आह्वान का पालन करेंगे और देश के लिए थोड़ी सी सुख सुविधाओं में कटौती करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज हम सब पदभार ग्रहण करने आया हूँ। मेरे साथ केवल 2 लोग हैं और कोई नहीं है। बिल्कुल पीएम मोदी की अपील पर अगर अमल किया जाए तो 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कम से कम 10% की कटौती से करीब 45 अरब डॉलर एक साल में बचाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में एक प्रोग्राम में लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी इंपोर्ट होने वाली चीजों के इस्तेमाल को जरूरत के हिसाब से कम करने की अपील की, जिसके बाद माना जा रहा है कि तेल, सोना और फर्टिलाइजर के साथ साथ खाने का जो तेल है और विदेशी यात्राओं में कटौती से देश का करीब 45 अरब डॉलर एक साल में बचाया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर भारत कच्चे तेल के आयात में सिर्फ 10% की कमी ले आता है तो करीब 13.5 अरब डॉलर की बचत इसी से होगी। सोने की खरीदारी 10% अगर कम कर दी जाए तो लगभग 7.2 अरब डॉलर देश में ही बच जाएगा। फूड ऑयल के आयात में 10% की अगर कमी कर ली जाए तो 1.95 अरब डॉलर बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बचत उर्वरक यानी खाद के आयात में कमी से की जा सकती है। अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल आधा कर लिया जाए तो देश लगभग 7.3 अरब डॉलर बचा सकता है। इन 4 क्षेत्रों में थोड़ी सी कटौती से कुल मिलाकर करीब 30 अरब डॉलर की बचत मुमकिन है। That today we are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future. There are certain activities which we can curtail. It's not that something is going to happen. That's all negative, panic-creating activity. I can tell you, as somebody who's more involved in this, I review the situation every day along with the CMDs of the oil sector for an hour, hour and a half. My next meeting is at 2 o'clock with them. There is absolutely no cause for anxiety. एक तरफ पीएम मोदी की अपील पर राज्य सरकारें अमल करती हुई दिखाई दे रही हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी पीएम मोदी के उन मांगों के साथ खड़ा है जिसमें ईंधन बचाने के लिए कहा गया। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय कालांत्री ने कहा कि उन्होंने अपने संगठन और कंपनियों के कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी बस, मेट्रो और लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करें और जब मुमकिन हो वहां कार पूलिंग अपनाएं ताकि ईंधन की बचत हो सके। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। महाराष्ट्र के सांगली में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी तूफान की वजह से एक मंदिर की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दरअसल कई श्रद्धालु आंधी तूफान से बचने के लिए दीवार के सहारे खड़े थे, तभी तूफान से उखड़कर एक टीन शेड दीवार से जाकर टकराया और दीवार भरभराकर श्रद्धालुओं पर गिर पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीआई के नए डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया को लेकर असहमति जताई है। उन्होंने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राहुल गांधी ने सीबीआई के नए डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि वो किसी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकते। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है।
दरअसल सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों को लेकर सियासी बवाल मचा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर उनकी ही पार्टी के एक सांसद ने कड़ा ऐतराज जताया। बारामूला के सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पार्टी की नीति से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ वादा किया था कि जिन शराब दुकानों को खोला गया है उन्हें बंद किया जाएगा, लेकिन अब सीएम इस वादे से पीछे हटते दिख रहे हैं। हरियाणा के 7 नगर निकायों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा भी इन चुनावों से जुड़ी मानी जा रही है। हरियाणा में 10 मई को पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगम समेत नगर परिषद और पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें करीब 54% मतदान हुआ था। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने एसआरएच को 82 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। टॉस जीतकर हैदराबाद ने बॉलिंग चुनी। गुजरात ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। वहीं हैदराबाद 14.5 ओवर में महज 86 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 33 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली तो कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट लिए।